Hello dear students, myself Ambesh Pandey and today our topic is law of conservation of momentum. According to law of conservation of momentum, if there is no external force being applied, then the total momentum of a system remains constant. That's why if F is equal to 0, then मोमेंटम P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका ये होता है कि अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तो उस सिस्टम में टोटल मोमेंटम आपका कांस्टेंट होगा. आइए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन को देखते हैं. सपोज करें कोई एक सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया और इस सिस्टम में दो बॉडी ए बॉडी बी. बॉडी ए का मास अगर सपोज करें बेटा m1 दिया हुआ है और बॉडी की बी का मास आपका सपोज करें m2 दिया हुआ है. बॉडी ए u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है और बॉडी बी u2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. इन दैट केस ये बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम बनेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू क्या होगा. बेटा आपने पढ़ा हुआ मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम. तो मास यहाँ पे दिया हुआ है, ए बॉडी का मास है m1, वेलोसिटी ए की है u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, इसलिए बॉडी ए का मोमेंटम आपका बन जाएगा, ये मोमेंटम आपका बनेगा बेटा P1 इज इक्वल टू m1 u1. उसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी ये बन जाएगा P2 इज इक्वल टू m2 u2. बी बॉडी का मास m2 दिया हुआ है, बी बॉडी के द्वारा वेलोसिटी कितनी ट्रेवल की गई, u2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए मोमेंटम आपका हो जाएगा m2 u2. हम यहाँ पे टोटल मोमेंटम अगर निकालें तो टोटल मोमेंटम बेटा बनेगा, टोटल मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2. राइट. ऐसा सपोज करें कि कुछ समय के बाद चूँकि बॉडी ए बी के डायरेक्शन में, बॉडी बी ए के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो हम सपोज करते हैं कि कुछ समय के बाद दोनों बॉडी ए और बी आपस में कोलाइड कर जाते हैं. और इन दैट केस कोलिजन के केस में बेटा क्या होगा, कोलिजन के केस में बॉडी ए के द्वारा बी पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा और सपोज किया गया F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है और बॉडी बी के द्वारा इन दैट केस ए पर फोर्स अप्लाई होगा और ये फोर्स अगर F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बीइंग फोर्स अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी चेंज फ्रॉम u1 टू v1. बॉडी ए पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉडी बी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनकी वजह से ए और बी की वेलोसिटी में चेंज आएंगे, चेंज कुछ ना कुछ बनेगा. ठीक उसी तरीके जैसे आपने देखा है किसी बॉडी को अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है और हम उस बॉडी पे अगर फोर्स लगाएं तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है. उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में अगर बॉडी ट्रेवल करे उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट होता है. हम यहाँ पे ये सपोज करेंगे बॉडी ए पर जब फोर्स अप्लाई हुआ तो बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी में चेंजेज बनेगा और बॉडी ए की वेलोसिटी चेंज होकर के u1 से चेंज होकर के बेटा बन गई v1 और बॉडी बी की वेलोसिटी u2 से चेंज होकर के बन गई v2. इन दैट केस फाइनल मोमेंटम अगर हम लोग निकालें, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए ये बन जाएगा बेटा m1 v1 और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे निकालें फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी ये बन जाएगा आपका m2 v2. राइट. अब यहाँ पे m1 v1 का मतलब क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या बन गई, v1 बन गई थी. इसलिए तो टोटल मोमेंटम हमारा बनेगा, टोटल मोमेंटम ये क्या हो जाएगा भाई, m1 v1 प्लस m2 v2. राइट. अब देखिए आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी विल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स ऑन बॉडी ए, F1 की जो वैल्यू बनेगी बेटा ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब होगा m1v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हम सपोज करते हैं विद इन टाइम डेल्टा टी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेज हुए थे, एक छोटे से समय अंतराल में बॉडी की आपस में कोलिजन की घटना हुई जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेज हुआ और बॉडी की वेलोसिटी u1 से चेंज होकर के v1 बनी थी। तब यहाँ पे जो चेंज ऑफ मोमेंटम आप निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बेटा बनेगा आपका m1v1, इनिशियल मोमेंटम आपका हुआ है m1u1, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, टाइम से डिवाइड करिए, ये आपका बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी तरीके से फोर्स ऑन बी अगर हम लोग निकालें तो ये बन जाएगा आपका F2 की जो वैल्यू बनेगी m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। राइट, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। एक बार पुनः समझ लेते हैं। आपने अब तक क्या कहा, हमने सपोज किया कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बॉडी दी गई, बॉडी ए और बॉडी बी। A1 का मास आपका m1 गिवन है बेटा, बी का मास आपका m2 दिया हुआ है। बॉडी ए u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी और बॉडी बी u2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। दोनों बॉडी एक दूसरे की साइड में ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। इस कंडीशन में कोलिजन की घटना होने की संभावना बनेगी। हमने यहाँ पे देखा कि जो बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी थी तो इनिशियल मोमेंटम बनेगा और ये मोमेंटम पहले का आपको बन जाएगा m1u1 और सेकेंड बॉडी का मोमेंटम बन जाएगा m2u2। उसी तरीके से टोटल मोमेंटम अगर हम यहाँ पे करेंगे, टोटल मोमेंटम आपका बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2। जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ तो फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस बनेंगे और चेंज होकर के बॉडी की वेलोसिटी u से चेंज होकर के v बन जा रही, u1 टू v1 एंड u2 टू v2। इन दैट केस अब आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आया हुआ बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी के केस में फाइनल मोमेंटम बनेगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A बिकम्स m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B बिकम्स m2 v2। दोनों मोमेंटम को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, टोटल मोमेंटम आपका बन गया m1 v1 प्लस m2 v2। आपने पढ़ा हुआ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इन दैट केस फोर्स एक्टिंग ऑन A इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने यहाँ पे देखा फोर्स ऑन A की जो वैल्यू बनेगी m1 v1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और इसी तरीके से फोर्स ऑन B आपका बन जाएगा m2 u2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब देखिए बेटा, आपने इसी के साथ साथ सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन रूल बोला जाता है। देखिए बेटा, बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज ए डायरेक्टली इक्वल टू F2, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से एक फोर्स आपका नेगेटिव बन जाता है। आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है, एक्शन रिएक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है, इफ वन बॉडी अप्लाइड फोर्स ऑन सेकंड बॉडी देन सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों बॉडी का जो फोर्स लगेगा, अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, दूसरी बॉडी फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई करे, तो दोनों का फोर्स इक्वल फोर्स होगा, और लेकिन दोनों के फोर्स के डायरेक्शन अलग अलग होंगे, इसलिए एक फोर्स को निगेटिवली सपोज किया जाएगा। हम यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू पुटअप करें। यहाँ पे बेटा माइनस लगा लें, माइनस के साथ साथ ब्रैकेट में इसको अगर रखा जाए m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। जब हम माइनस ओपन करेंगे तो आपका डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी इसको आप ओपन करेंगे, m1 v1 माइनस m1 u1
इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ ओपन कर दीजिए, माइनस m2 b2, ये बन जाएगा बेटा प्लस m2 u2। हो गया यहाँ तक। ये माइनस साइन इसको आप इधर ले आइए, माइनस साइन को इधर ले आए। यहाँ पे था आपका m1 v1 और ये आपका जो m2 v2 बना हुआ है उसको आप इधर ले आए, तो बन जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m1 u1 माइनस में है बेटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस में, और इसके साथ साथ में एक आपका m2 u2 बचा हुआ है, इसको आपने ऐसे रख दिया। यही आपका बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब समझ में आ रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा ये होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। भाई कोलिजन के पहले मोमेंटम कितना था, टोटल मोमेंटम आपका m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये जो टर्म्स बना ये आपका बन गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद का मोमेंटम आपका बन गया m1 v1 प्लस m2 v2, और ये दोनों मोमेंटम आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर बन रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन विल बी सेम। मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे आपने देखा कि पूरे सिस्टम में जो मोमेंटम बना, दोनों बॉडी का मोमेंटम कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और यही आपका बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।